अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। जो हमारा तीसरा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट मेथड ऑफ डिराइविंग इकोनॉमिक लॉस। यानी ये जो इकोनॉमिक के मुख्तलिफ कानून बनते हैं, जो मुख्तलिफ हमारे पास कवानीन होते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी है, ये सारे जो मेथड्स हैं, ये जो लॉज हैं, ये इनके क्या मेथड हैं, किस तरह से हमें ये लॉज मिले हैं। जैसे देखिए, अगर आप फिजिक्स के लॉज को देखें तो उनको बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया गया है, केमिस्ट्री के उनको केमिकल्स मिला के एक ख़ास इन्वायरमेंट में उसको एक्सपेरिमेंट करके साबित किया गया है। अब जो इकोनॉमिक के कवानीन हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी, ये कवानीन कैसे बने हैं, वो कौन से तरीके हैं जिससे कि हम इकोनॉमिक लॉस को बना सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक लॉस जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस होते हैं। आपके जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी जनरल बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, और वो बिहेवियर जो बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट किया होता है, जो बहुत सारे लोग उसको कर रहे होते हैं, उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, एक कानून की सूरत में लिखा जाता है, जिसको हम इकोनॉमिक लॉस कहते हैं। ठीक है, यानी वो तमाम ह्यूमन बिहेवियर जो पैसों के मुतालिक जो उनके रवैये हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उससे एक कानून बनाते हैं। अच्छा, वो कौन से तरीके हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक लॉस की क्या इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक लॉस आर नॉट एग्जैक्ट एंड आर ट्रू ओनली विद द assumption, but this does not mean that they have no practical value. इकोनॉमिक लॉस आर नॉट एग्जैक्ट, हमने बात की थी। अगर डेफिनेशन आपको याद हो तो भी मैंने आपको कहा था कि इकोनॉमिक्स की कोई एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि ये एक ही डेफिनेशन इकोनॉमिक्स को कंप्रिहेंसिवली डिफाइन कर सकती है। इस तरह जो जो ह्यूमन बिहेवियर बदलता है, आपकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बदलती है। तो आप खुद सोचें, जब ह्यूमन बिहेवियर या एटीट्यूड बदलता है तो इकोनॉमिक लॉज भी बदलते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्लास कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते, क्योंकि इट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, तो इसलिए ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते। अगर आप इसका कंपैरिजन फिजिक्स या केमिस्ट्री से करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स जो है वो फिजिकल मैटर के बारे में है, केमिस्ट्री केमिकल मैटर के बारे में है, बायोलॉजी जो है वो बायोसाइंसेस यानी इंसान के जिस्म के मुतालिक है। अब इनमें कोई चेंज नहीं हो सकती। जैसे अगर ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तक हम कहें कि दिल के 4 खाने हैं और एकदम कोई एक और बंदा उठ के आए कि नहीं जी दिल के तो 5 खाने हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें कोई चेंज नहीं आ सकती। हाँ, उसमें डेवलपमेंट हो सकती है, उसको और एक्सप्लोर किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन, मुख्तलिफ किस्म की साइंसेस में डेवलपमेंट आती है, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। लेकिन इकोनॉमिक क्लास जो है ये एग्जैक्ट नहीं होते और ये ट्रू भी नहीं होते। ठीक है ना, जब तक आप इसकी एजम्पशन, कुछ चीजें फर्ज करके आप उसको साबित कर सकते हैं। एजम्पशन जो है ये आप थ्रू आउट, अब जितने भी कवानीन पढ़ेंगे, जितने भी लॉस पढ़ेंगे, आप बार बार एजम्पशंस पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि लॉ ऑफ डिमांड है, तो लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड बढ़ती है जब प्राइसेस कम होती है, और डिमांड कम होती है जब प्राइसेस बढ़ती हैं, और डिमांड ज्यादा होती है जब प्राइसेस कम होती हैं। लेकिन इसके साथ हमने फर्ज करना है कि वो चीज फैशन में हो, वो चीज जो है उसके मुतालिक लोगों का टेस्ट वही हो। क्योंकि अगर वो चीज फैशन में नहीं है तो चाहे उसकी कीमत बहुत भी कम हो तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे, तो लॉ ऑफ डिमांड तो गलत साबित हो गया। तो लॉ ऑफ डिमांड को सही साबित करने के लिए हमने कुछ एजम्पशन रखनी होती है, कुछ चीजों को फर्ज करना होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक लॉस are true only with the assumption, but it does not mean that they have no practical value. अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो assumption पे बेस हैं तो वो हमारे लिए कोई फायदा नहीं रखते। वो हमारे लिए फायदा भी रखते हैं और वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। क्योंकि देखें, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, अगर वो assumption जो फैशन है, टेस्ट है, वेदर है, उन पे बेस भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक जनरल बिहेवियर का पता चल रहा है कि जब भी प्राइसेस कम होंगी लोग डिमांड को बढ़ाएंगे। अच्छा, इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दे आर हेल्पफुल एंड नेसेसरी टूल।
अब इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है या कोई मुल्क में बेरोजगारी का मसला है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, या मुल्क में जो है सेविंग्स कम हो रही हैं, या मुल्क में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो इन सब के लिए हमारे पास जो ये बेसिक इकोनॉमिक लॉज हैं ये बड़े हेल्पफुल होते हैं, एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड देम। ठीक है, तो इकोनॉमिक लॉज चाहे वो एग्जैक्ट नहीं है, चाहे वो एजम्पशंस के बगैर ट्रू नहीं है, फिर भी उनकी प्रैक्टिकल वैल्यू है। ठीक है, इकोनॉमिक क्लास एग्जैक्ट भी नहीं है, एजम्पशंस के बगैर ट्रू भी नहीं है, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल वैल्यू है। अच्छा, नंबर सेकंड ये कि ये चाहे ये ट्रू नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक पॉलिसीज और सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में इनका बहुत अहम रोल है। अच्छा, how economists derives economic laws. Economists adopt two paths of study to study some aspect of the economy and to discover the underlying economic problem. Deductive method. From general to particular. डिडक्टिव मेथड जो है उसमें आप ऐसे करते हैं कि कोई जनरल फैक्ट लेते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं कि मैं कहूँ कि मैंने देखा कि अगर मैं इसको आम आम एग्जांपल से देखूं, जैसे मैं कहूँ कि तमाम मुसलमान सच बोलते हैं। ठीक है, ये एक जनरल फैक्ट है। फर्ज करें ये एक जनरल फैक्ट है कि तमाम मुसलमान सच बोलते हैं, तो मैं कहूँगी कि भाई ये आमना जो है ये भी मुसलमान है, इसलिए ये सच बोलेगी। डिडक्टिव मेथड में हम कोई जनरल फैक्ट लेते हैं और लॉजिकल रीजनिंग करके उसको किसी एक इंडिविजुअल पे अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम कहें कि जब भी कीमत कम होती है तो लोग उस चीज को ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये कह रहे हैं कि लोग उस चीज को ज्यादा खरीदते हैं, तो हम कहेंगे कि अच्छा, पेप्सी भी एक कमोडिटी है और जब भी उसकी कीमत कम होगी तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। अब देखें, बात हमने जनरल से शुरू की और हम किसी एक चीज पे लाके उसको खत्म कर रहे हैं, इसको डिडक्टिव मेथड करते हैं। और ये उस सिचुएशन में एप्लीकेबल है जहां किसी चीज के मुतल्लिक जनरल फैक्ट्स अवेलेबल हों और जनरल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। ठीक है, फिर इंडक्टिव मेथड है ऐसी चीजें जिसके मुतल्लिक हमें पहले से कोई इंफॉर्मेशन ना हो। जैसे कि हम बाजार जाएं और हम देखें कि भाई कोई चीज है जिसकी कीमत कम हो गई है और उसकी डिमांड नहीं बढ़ रही, तो हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू करें कि ये क्या वजह है कि इसकी डिमांड नहीं बढ़ी। तो हमें पता चले कि भाई जी ये तो स्वेटर्स हैं और अब गर्मी हो गई है तो स्वेटर्स की डिमांड में अब कम ज्यादा नहीं हो सकती, तो हम फिर एक कंक्लूजन की तरफ आएंगे कि भाई ये जो वेदर है ये भी डिमांड को इफेक्ट करता है। तो इस तरह की चीजें जो हमें ऑलरेडी पता ना हो और फिर हम कहीं ऑब्जर्वेशन के जरिए से कहीं यकदम हमें मालूम हो जाए, तो हम उसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। अच्छा, डिडक्टिव मेथड असल में क्या है? In this method, some major known facts is used as a base, and through logical reasoning, some untested principle, hypothesis derived out of it. इन दिस मेथड सम मेजर नोन फैक्ट्स, मैंने आपसे कहा ना कि वो जो ऑलरेडी मालूम चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपसे कहा मुसलमान सच बोलते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि लॉ ऑफ डिमांड है कि नहीं जब भी प्राइसेस कम होती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, ये हमारी बेसिक थ्योरी है। ठीक है, अब लॉजिकल रीजनिंग क्या होगी? मैंने कहा आमना मुसलमान है, चूंकि मुसलमान सारे सच बोलते हैं और आमना भी मुसलमान है, तो ये मैंने लॉजिकली उसको रिलेट कर दिया और मैंने कहा कि चलें जी अब आमना भी सच बोलेगी। ठीक है, तो ये अनटेस्टेड है, मैंने आमना को टेस्ट नहीं किया बल्कि मैंने जनरल फैक्ट को उस पर अप्लाई किया। इसी तरह जब लॉ ऑफ डिमांड की मैंने बात की, तो लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपसे कहा कि वो जो तमाम लोग कीमत कम होने पे उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं, और चूंकि पेप्सी भी एक कमोडिटी है, तो मैंने कहा कि चूंकि पेप्सी एक चीज़ है जिसकी कीमत कम होगी तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। तो मैंने पेप्सी की डिमांड को टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने वो जो जनरल फैक्ट है उसको इस हाइपोथेसिस मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं, एक स्टेटमेंट होती है जिसको चेक किया जा सकता है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस मैंने कहाँ से डिराइव किया कि जो जनरल फैक्ट था उससे मैंने ये चीज़ डिराइव की कि हाँ पेप्सी की कीमत कम होने पे लोग उसको खरीदेंगे।
Law of demand is derived from the general fact that people buy more of a product when its price is low. अच्छा, स्टेप्स क्या हैं, किस तरीके से हम डिडक्टिव मेथड को अप्लाई करेंगे? सबसे पहले हम एक जनरल इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट लेंगे। जो भी हमारे पास जो जनरल इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट है, यानी इनडिस्प्यूटेबल का मतलब है कि उसमें किसी को भी कोई शक नहीं है, कोई जिसे हम कहते हैं ना कि किसी को कोई मुबहम सा भी कोई वो नहीं है, जैसे हमें पता है कि कीमत कम होने पे लोग ज्यादा खरीदते हैं, तो एक जनरल फैक्ट है, ठीक है। टू ड्रॉ अ कंक्रीट इन्फ्रेंस, अब मैं कहूंगी इन्फ्रेंस क्या है? इन्फ्रेंस एक स्टेटमेंट है या हाइपोथेसिस है कि जिसमें हम कहते हैं कि मैं इस चीज को चेक करना चाहता हूँ। अब मैं कहूंगी कि पेप्सी की कीमत कम होने से लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं, ये मैंने एक इन्फ्रेंस ड्रा किया। कलेक्शन ऑफ डेटा, अब मैं जाके डेटा कलेक्ट करूंगी, मार्केट में देखूंगी कि भाई कीमत कम होने पे लोग पेप्सी ज्यादा खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे। फिर वो जो जितना डेटा मैंने कलेक्ट किया है उसकी टेस्टिंग एंड वैलिडिटी करूंगी। वैलिडिटी उसकी सच्चाई को जानना कि भाई जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है क्या वो वाकई सही है। जैसे आप देखें, अगर मैं जाऊं मार्केट में और देखूं कि पेप्सी के कम होने पे लोग उसको ज्यादा खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे, तो मंडे ट्यूसडे को तो पेप्सी कम की कीमत कम होने पे लोग उसको ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन सैटरडे संडे को उसकी कीमत ज्यादा हो रही है लेकिन उसको लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। तो मुझे ये फैक्ट मालूम करना पड़ेगा कि असल में सैटरडे संडे को फंक्शंस होते हैं और यूजुअली लोग फंक्शंस के लिए चाहे फिर कीमत जो कुछ भी हो तो लोग उसको खरीदते हैं। तो फिर मैं सैटरडे और संडे को निकाल दूंगी और मैं सिर्फ वीक डेज को लूंगी, क्योंकि वो तो एक्सेप्शनल बात हुई ना, वो तो रूटीन की बात नहीं हुई। और इकोनॉमिक्स कभी भी एक्सेप्शनल चीजों को, यानी एक्सेप्शनल मींस कि यानी वो एक अलग से केस है, उसको अलग से स्टडी करता है, ठीक है। अब फिर मैं क्या करूंगी, कोरिलेट बिटवीन फैक्ट्स एंड जनरलाइजेशन। अब ये जो पेप्सी की डिमांड को मैंने ऑब्जर्व किया है, जो फैक्ट्स मेरे पास आ गए, उसको लेके वो जो पहली बात है कि हाँ भाई लोग कीमत कम होने पे चीजों को ज्यादा खरीदते हैं, उन दोनों को कंपेयर करूंगी कि क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ एक जैसी हैं या इनमें कोई फर्क है। फिर उसके बेस पे मैं एक कानून बनाऊंगी। एंड ये जो मेथड है ये डिडक्टिव मेथड है, जिसमें जब सबसे पहले हम जनरल फैक्ट्स लेते हैं, फिर उसके मतलब इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं मार्केट से, फिर उसकी टेस्टिंग एंड वैलिडिटी करते हैं, और फिर कोरिलेट करते हैं फैक्ट्स को उस पहले वाले स्टेप्स के साथ, यानी जनरलाइजेशन के साथ, दोनों का कोरिलेट करके एक कंक्लूजन देते हैं। इंडक्टिव मेथड, अच्छा, इंडक्टिव मेथड इज टोटली ऑपोजिट फ्रॉम डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में हमें ऑलरेडी चीज मालूम थी, इंडक्टिव मेथड में हमें कुछ भी नहीं मालूम। इंडक्टिव मेथड मूव्स फ्रॉम फैक्ट्स टू थ्योरी, यानी हम जो आम फैक्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं और उसके बाद थ्योरी बनाते हैं, जबकि हाँ डिडक्टिव मेथड में हमें थ्योरी पता थी, हमें जनरल फैक्ट पता था, ठीक है। When facts are gathered and systematically arranged, it is possible to identify some pattern or principle underlying the observed fact. अब हमने एक फैक्ट के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन मालूम कर ली, हम उसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेंगे, देखेंगे कि हाँ वाकई ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमसे रिलेटेड है, हमारे लिए कोई इफेक्टिव है। जैसे अगर हम बाजार जाते हैं और हम देखते हैं, जैसे हमें पता है कि प्राइसेस जब भी बढ़ती हैं तो सप्लाई बढ़ती है, ठीक है। प्राइसेस बढ़ने के साथ सप्लाई बढ़ती है और ये एक फैक्ट है, हमने मार्केट से ऑब्जर्व किया। हम गए बाजार, हमने देखा कि भाई जब भी कीमतें बढ़ रही हैं तो प्रोड्यूसर उस चीज को ज्यादा सप्लाई कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि इसमें उसको प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये जो फैक्ट है हमें कहाँ से पता चला? हमें मार्केट से पता चला, ठीक है। हमने मार्केट में देखा कि भाई जब जब भी कीमतें बढ़ रही हैं तो उस चीज की सप्लाई बढ़ रही है। एकदम हमें ये पता चला कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी प्राइसेस बढ़ने के साथ सप्लाई नहीं बढ़ रही। जैसे अगर हम कहें कि टमाटर है, उसकी सप्लाई एक फिक्स है, दूध की सप्लाई फिक्स है, तो हम उस चीज के पीछे जो लॉजिक है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास फैक्ट्स दो किस्म के आए, एक ये कि प्राइसेस बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई बढ़ रही है,
दूसरी जगह पे एकदम हमारे सामने एक और चीज सामने आ रही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं लेकिन उसकी सप्लाई नहीं बढ़ रही। तो अब हमारे पास फैक्ट्स तो आए, हमने उसको गैदर्ड किया, फिर हमने उसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया। क्या अरेंज किया कि भाई वो चीजें जिनके खराब होने का खदशा हो, जैसे टमाटर, दूध, मछली, तो उनका प्राइसेस के बढ़ने के साथ सप्लाई नहीं बढ़ रही, और जो पेप्सी और चावल और चीनी है उनकी प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ सप्लाई बढ़ रही है। तो हमने वो जो फैक्ट जो मार्केट से कलेक्ट किए हैं उनको अरेंज कर दिया। एक चीज वो है कि जिसके प्राइसेस के बढ़ने के साथ सप्लाई बढ़ रही है, दूसरी चीज जो है उसकी सप्लाई नहीं। उन चीजों को जिनके खराब होने का खदशा हो उनको हम पेरिशेबल कमोडिटी कहते हैं। पेरिशेबल का मतलब होता है कि वो जल्दी से, उनकी लाइफ कम होती है और वो जल्दी से खराब हो जाते हैं। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई सम पैटर्न और प्रिंसिपल अंडरलाइंग द ऑब्जर्व फैक्ट्स। अब वो जो हमें एक पैटर्न पता चल गया, क्या पैटर्न पता चल गया कि जो चीजें खराब नहीं होती उनकी प्राइसेस के साथ उनकी सप्लाई बढ़ती हैं, और जो चीजें पेरिशेबल हैं, जो खराब होती हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ने के साथ उसकी सप्लाई नहीं बढ़ती। The principle which appears to best describe the behavior and relationship among the observed fact is put into generalization। अब मैंने जो देखा, तो मैंने टमाटर और दूध को ऑब्जर्व किया, ठीक है। मैं गई बाजार, मैंने देखा, मैं ये देखना चाहती थी कि प्राइसेस के बढ़ने के साथ साथ सप्लाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि टमाटर और दूध की जो है वो प्राइसेस के साथ सप्लाई नहीं बढ़ रही। अब ये जो प्रिंसिपल मेरे सामने अपीयर हुआ और जो डिस्क्राइब कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर को, कि भाई जो चीजें खराब होती हैं उसको हम ज्यादा नहीं खरीदते, इसलिए उसकी सप्लाई भी ज्यादा नहीं होती। अब इसको मैं जनरलाइज कर सकती हूँ। कैसे जनरलाइज कर सकती हूँ? दूध और अंडा खराब होने वाली चीजें हैं, मछली भी खराब होने वाली चीजें हैं, तो इसलिए ये भी, इसका भी होगा। अब मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी तमाम पेरिशेबल गुड। अब मैं दो को मैंने ऑब्जर्व किया, दो को मैंने ऑब्जर्व किया, वो कौन सी थी? वो दूध और टमाटर थे। और अब मैं कहूंगी वो तमाम खराब होने वाली चीजें। अब ये मैंने क्या किया? जनरलाइज कर दिया। When such principle is accepted by all and has been tested against the fact, it is called as economic loss। अब वो जो प्रिंसिपल मैंने बनाया दूध और टमाटर के बेस पे, अगर उसको दोबारा उस फैक्ट को टेस्ट किया जा सके, तो अब हमने उसको इकोनॉमिक लॉस की सूरत में बता दिया कि such a supply of perishable good is not increasing with the increase in price is derived from the particular study। अब हमने ये सप्लाई मार्केट को स्टडी कर रहे थे, हम सप्लाई को स्टडी कर रहे थे, और ये एकदम हमारे सामने एक नया फैक्ट आ गया कि भाई जितनी पेरिशेबल कमोडिटी हैं उनकी जो है वो प्राइसेस के साथ सप्लाई जो है वो नहीं चेंज होती। ठीक है। अच्छा, स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं फैक्ट, जाते हैं मार्केट से ऑब्जर्व करते हैं फैक्ट, फिर उनकी टेस्टिंग एंड वैलिडिटी देखते हैं कि भाई ये सिर्फ एक ही मार्केट से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि बाकी मार्केट से भी जो चीज़ें खराब होती हैं उनकी सप्लाई नहीं बढ़ती। फिर हमने एक इन्फ्रेंस ड्रा किया। इन्फ्रेंस क्या ड्रा किया? हमने ये कहा कि जो तमाम खराब होने वाली चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस के साथ उसका सप्लाई का ताल्लुक नहीं है। ठीक है। फिर हमने उसको जनरलाइज कर दिया कि जितनी भी खराब होने वाली चीजें हैं उस पे ये कानून अप्लाई होगा और ये उस पे इफेक्टिव होगा। ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। हमने दो मेथड किए। जो चीजें, जो प्रिंसिपल्स हमें ऑलरेडी मालूम हैं और किसी खास चीज के मतलब हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम डिडक्टिव मेथड यूज करेंगे, और जिस चीज के मतलब हमें प्रीवियस इंफॉर्मेशन नहीं है उसके लिए हम इंडक्टिव मेथड यूज करेंगे। तो हम कहते हैं कि डिडक्टिव मेथड जो है वो फ्रॉम नोन टू अननोन है, फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर है, जबकि इंडक्टिव मेथड जो है वो क्या है? फ्रॉम अननोन टू नोन है। ठीक है। फ्रॉम पार्टिकुलर फैक्ट टू जनरलाइजेशन है। ठीक है। ये आप चीजें याद रखेंगे, ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो मेनली उसकी दो मेन ब्रांचेस हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको बहुत सारे फिर
सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। 100 ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, ये सिर्फ दो नहीं है, 100 ब्रांचेस हैं, लेकिन ये दो मेन हैं और इसके नीचे फिर बाकी सब ब्रांचेस हैं जिसमें कि इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जा सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ अ स्मॉल economic unit, household and firm makes decision and interact in market. It explains the decision and actions of individual economic unit of like consumer and firm. ठीक है, यानी ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है ये आपको ये बताती है कि इकोनॉमिक्स जो है वो दो मेन एलिमेंट में डिवाइड होती है। एक तो आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो कि इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करती है, जैसे हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, अगर हम उसके मतलब कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे एक इंडिविजुअल की डिमांड क्या है, एक इंडिविजुअल प्राइसेस के कम होने पे किस तरह बिहेव करता है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर एक प्रोड्यूसर जो है वो उस चीज की कीमत ज्यादा होने पे या कम होने पे कैसा बिहेवियर शो करता है, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करता है, ये भी आपके पास जो है एक सिंगल यूनिट है जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। यानी आपके पास जो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड है, सप्लाई है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है, और जो एग्रीगेट बिहेवियर है उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो जो कहने का यहाँ मतलब है वो ये है कि आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सिंपली आपको ये बताता है कि एक इंडिविजुअल किस तरह से अपने डिसीजन लेता है, जबकि इन अगेंस्ट दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपके एग्रीगेट को स्टडी करता है। एग्रीगेट से मुराद ये है कि आपका जो टोटल इकोनॉमी का बिहेवियर है उसकी बात करते हैं। सो इंडिविजुअल यूनिट यहाँ आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देता है एक इंडिविजुअल उसके बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ है आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ हाउ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, हाउसहोल्ड एंड फर्म मेक डिसीजन एंड इंटरैक्ट इन मार्केट्स, ठीक है, यानी एक घराने का क्या बिहेवियर है, एक फर्म का क्या बिहेवियर है, और इट एक्सप्लेन्स डिसीजन एंड एक्शन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक कंज्यूमर एंड फर्म। एक कंज्यूमर किस तरीके से अपने पैसे खर्च करता है, किस तरह से अपनी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है, ये सारी बातें जो हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर की जाती हैं। अच्छा, मेजर टॉपिक्स क्या हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, आप जो इस सेमेस्टर में जितना पढ़ेंगे उसमें मेजरली माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। जैसे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर आप पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स क्या है, लॉ ऑफ यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर डिमांड क्या है, ये सारे आप पढ़ेंगे। ये लॉ ऑफ यूटिलिटी भी आप पढ़ेंगे, इसमें आपको बताया जाता है कि कंज्यूमर किस तरह से कम पैसों में अपनी ख्वाहिशात को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर सकता है। थ्योरी ऑफ प्राइसेस कि आपकी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं उनको कैसे सेटल किया जाता है। डिमांड और सप्लाई मिल के प्राइसेस का तयन कैसे करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस कौन करता है, डिमांड एंड सप्लाई करते हैं। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ने लगती हैं, अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ने लगती है तो उसकी प्राइसेस कम होने लगती हैं। तो ये सारा आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई उसकी कीमत को कैसे इफेक्ट करती है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन यानी एक प्रोड्यूसर जो है वो किस तरीके से किसी चीज़ को बनाएगा, कौन से 4 फैक्टर्स लेगा, कितनी लैंड लेगा, कितनी लेबर लेगा, कितना कैपिटल लेगा, कितना एंटरप्रेन्योर अरेंज करेगा ताकि वो उस प्रोडक्ट को बना सके। इस तरह लॉ ऑफ रिटर्न्स और ये जो हैं ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ कवानीन हैं जो आप पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में। थ्योरी ऑफ फर्म्स के काइंड्स ऑफ फर्म कितनी हैं, फर्म्स की कितनी अकसाम है, कास्ट ऑफ फर्म के उसके अखराजात क्या होंगे, रेवेन्यू रिसीव्ड कि जो उसको पैसे मिलेंगे उस प्रोडक्ट को बेच के रेवेन्यू वो क्या है,
और फिर वो अपने मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा सकता है। ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आप पढ़ेंगे कि जब प्रोडक्ट बिक जाएगी तो उसमें से कितना हिस्सा जो है वो लेबर को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वेज, कितना मिलेगा कैपिटल को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, कितना मिलेगा लैंड को इन द फॉर्म ऑफ रेंट, और कितना मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। ठीक है। Macroeconomics. Macroeconomics is the study of activities that affect the economy as a whole or its major economic aggregate. अच्छा, अब देखें, एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करना, एक इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करना, वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का इशू है। अब पूरे मुल्क में डिमांड बढ़ रही है कि कम हो रही है तमाम चीज़ों की, पूरे मुल्क में जो है आपके जो प्रोडक्ट है उसका जो यूज़ है, आपके मुल्क में ओवरऑल लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, आपके मुल्क में जो ओवरऑल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं कि नहीं हो रही, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक के गोल्स हैं। ठीक है। अब मेजर टॉपिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हैं? मेजर टॉपिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपके पास थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, कि आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में जो नेशनल इनकम है वो क्या है, यानी पूरे मुल्क के लोगों की इनकम को हम कंबाइन करेंगे तो उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या है, हम किसी एक बंदे की रोजगार की बात नहीं करें, हम पूरे मुल्क में देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। नेशनल सेविंग क्या है, तमाम लोग कितनी सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, बिजनेस साइकिल क्या है, क्या लोगों की एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ रही हैं कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या मुल्क तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखिए ये सारे कंबाइन इशू हैं, ये किसी एक का इशू नहीं है, ये तमाम कंबाइन इशू। मनी एंड बैंकिंग, फंक्शन ऑफ मनी, कि आपके मुल्क की तरक्की में मनी का क्या रोल है। सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर मनी, कौन सप्लाई करता है मनी को और कौन डिमांड करता है। अब वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि जो आपके रुपए की कदर है उसमें कमी आ रही है या ज्यादा आ रही है। आप देख रहे हैं, आप रोज कहते हैं रोज बरोज महंगाई बढ़ रही है, रुपए की कदर में कमी आ रही है। तो ये एग्रीगेट इश्यूज हैं। अब डिमांड फॉर मनी हम लोग करते हैं, हमें चाहिए होते हैं पैसे, सप्लाई कौन करता है, स्टेट बैंक करता है, आपका जो स्टेट बैंक है वो नोट इशू करता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर हम कमर्शियल बैंक का फंक्शन पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक किस तरह मनी सप्लाई को रेगुलेट कर सकता है। आपके मुल्क में जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक मिलके रेगुलेट करती है। सेंट्रल बैंक नए नोट छापती है और कमर्शियल बैंक आपको कर्जे देती है, क्रेडिट क्रिएशन करती है। तो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों जो हैं उनका फंक्शंस हम पढ़ेंगे, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक इशू है। फिर पब्लिक फाइनेंस हम पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इनकम कितनी है। गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं, वो उनको खर्च कैसे करती है, फिर अगर उसको कर्जों का सामना करना पड़ता है तो वो ये कर्जे कैसे उतारती है। तो स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, कि गवर्नमेंट किस तरह कमाती है और किस तरह खर्च करती है। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, कि वो जो टैक्सेस लगाती है उसको किस तरीके से मैनेज करेगी, कौन सी कमोडिटी है जिस पर टैक्स लगाना अच्छा है। जैसे अगर वो सिगरेट पे टैक्स लगाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो सीमेंट पे टैक्स लगाती है तो उससे जो मजदूरों की जॉब्स हैं वो चली जाएंगी, सीमेंट महंगा होगा तो लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे और इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज पे फर्क पड़ेगा। तो ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं ये एग्रीगेट के सेंस में आपको बताई जाएंगी। फिर पब्लिक डेट्स, यानी गवर्नमेंट कर्जे कैसे लेती है और गवर्नमेंट अपना बजट कैसे बनाती है, ये सब जो है ये मेजर इश्यूज हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इंटरनेशनल ट्रेड के थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, के इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होती है, उसकी वजह क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है कि हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा है और इन दोनों का आपस में रेशो क्या है। एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज, कि आपकी जो एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी है वो क्या है, यानी कितने रुपए इक्वल टू कितने डॉलर है। सो ये हमारे जो मेन इश्यूज हैं ये हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे दो चीज़ें पूछनी हैं इसमें। एक, मैंने आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव का कुछ बताया है कि डिडक्टिव का पहला पॉइंट क्या होता है और आखिरी पॉइंट क्या होता है। जब मैंने डिडक्टिव और इंडक्टिव का टॉपिक ख़त्म किया तो वहाँ मैंने आपको दो तीन
फ्रेजेस बताए कि जैसे मैंने कहा कि ये फ्रॉम नोन टू अननोन है, या इस तरह की 2-3 चीज़ें मैंने कही हैं। आपने लेक्चर को सुनते हुए उसको फिर नोट करना है और मुझे बताना है, ठीक है? तो आप जो अपना ये लेक्चर राइट डाउन करेंगे तो उसके साथ-साथ मुझे वो रीज़न भी लिख के देंगे, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपने लेक्चर सुना है कि नहीं सुना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।